हाय एवरीवन, वेलकम बैक। फॉरेस्ट का मीन्स अभी ख़त्म हुआ है, तो अब थोड़ा टाइम रहेगा हमारे पास, हम फ्री रहेंगे तो हम सेशंस बना सकते हैं। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाला हैं ये रिलेटेड है यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड, या फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे नए ट्रेंड शुरू हुआ। फ्रॉड ट्रेंड्स कह सकते हैं आप उनको। ठीक है, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है स्टे अवे फ्रॉम दीज न्यू फ्रॉड ट्रेंड्स ऑन यूट्यूब। हम सिविल सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बात करेंगे। तो अलग अलग ट्रेंड देख लेते हैं क्या है। पहला है ट्रस्ट मी वाला। अब नए टाइप के मेंटर्स, सो कॉल्ड मेंटर्स आ गए हैं यूट्यूब में, जो आपको ये कहते हैं कि ट्रस्ट मी, वॉट एवर आई से यू डू दैट एंड यू विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे जब भी कोई आपको ऐसा कहे तो आपको वो चीज़ ध्यान से सुननी है, उसे समझना है, और अगर आपको लगता है कि यूज़फुल है तब तक ठीक है, अदरवाइज़ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना। क्योंकि ये जो सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है ये आपको आपके अलावा कोई और क्लियर नहीं करा सकता। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सिर्फ आपकी तैयारी काम आएगी। आप जिस तरीके से पढ़ सकते हो, आप जिस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको जिस तरीके से चीज़ें रिटेन हो पाती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल किस तरीके का है, आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो, आपका क्रिटिकल एनालिसिस किस तरीके का है, क्या आप रटने में बहुत अच्छे हो, क्या आप एनालाइज करने में बहुत अच्छे हो, क्या आप नंबर्स ढंग से याद रख सकते हो, क्या आपको फैक्ट्स अच्छे से याद रहते हैं, या फिर आप फैक्ट्स के बीच में रिलेशंस बना सकते हो। बहुत बहुत सारे डायमेंशंस हो जाते हैं जिन पर आपकी तैयारी डिपेंड करती है। तो अगर कोई आपको ये कहता है ना कि ट्रस्ट मी, मैं आपके एग्ज़ाम निकलवा दूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी एग्ज़ाम सिर्फ आपके एफर्ट से निकलेगी। आपके एफर्ट्स अगर सही डायरेक्शन में हो तो आपका ये एग्ज़ाम क्लियर करने का जो चांस है वो बढ़ जाता। कोई भी यहाँ पे गारंटी दे के नहीं बोल सकता आपको कि आपकी एग्ज़ाम निकलेगी। खुद अगर यूपीएससी भी आ जाए और कह देगी मैं आपका एग्ज़ाम निकलवा दूंगी, तो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिस तरीके से पेपर फ्रेम होता है, जिस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम होता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि ऐसे कैंडिडेट्स, एस्पायरेंट्स कहते हैं, चलो ऐसे एस्पायरेंट्स होते हैं जो एक बार प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, फिर आगे भी प्रीलिम्स निकाल लेते हैं वो, क्योंकि जो प्रश्न सॉल्व करने का तरीका होता है ना, आप उसे तरीका कह लो, अंडरस्टैंडिंग कह लो, एप्टीट्यूड कह लो, वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है दिमाग में। मतलब समझ आने लगता है कैंडिडेट को कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। बट वो ऐसे ही नहीं आता। उसके लिए मतलब पीछे जो बैकएंड में जितनी तैयारी कर रखी है, जितनी पढ़ाई कर रखी है, जितना रिवीजन कर रखा है, वो कोई नहीं देखता। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट हो जाता। तो जो बार बार क्लियर कर रहा है, मतलब उसने उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। ठीक है, तो ट्रस्ट मी वाला, यार देखो सीधा सा फंडा है, किसी को ट्रस्ट मत करो इस जर्नी में। ठीक है, और कोई यूट्यूब पे आ रहा है, वहाँ पे अपने वीडियोस बना रहा है, तो मोस्टली यूट्यूब पे लोग आता है अपना कोर्स बेचने के लिए। अब सबका वैसा ही फंडा है, जैसे स्टार्टअप्स का होता है कि स्टार्टिंग में डिस्काउंट देते हैं, फ्री में देते हैं, ताकि आपको आदत लग जाए। तो मोस्टली मतलब ऐसा ही है। जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे आपको सिखाने के लिए, उनका सिखाने के लिए, गाइड करने के लिए, मेंटरशिप के लिए, नाम कुछ भी ले लो आप। अब देखो, अगर कोई वीडियोस बना रहा है ना यूट्यूब पे, अगर वो आपको जेन्युइनली हेल्प करना चाह रहा है तो वो सिर्फ आपको टू द पॉइंट चीज़ें बताएगा। अब इतना टाइम किसी के पास नहीं है यहाँ पे जो डेडिकेटेड अगर तैयारी कर रहा है कि भैया अपना वीडियो बनाए, उसे पूरा एडिट करे, उसमें फिर टाइम स्टैम्प्स डाले, अलग टाइम स्टैम्प्स में ये बताए कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बताई गई है, कहाँ पे कौन सी चीज़ नहीं बताई गई है। ठीक है, अब इतना टाइम अगर किसी के पास है, वीडियोज़ अगर कोई इतने अच्छे बना रहा है, तो मतलब समझ लो कि एक तो या तो एडिटिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, या तो बहुत टाइम है, या तो आगे अच्छा धंधा चलने वाला है। क्योंकि ये जो कोचिंग का बिज़नेस है, ये बिज़नेस ही है। ठीक है, एजुकेशन आज के समय में स्पेसिफिकली अगर यूपीएससी को लेके चले तो बिज़नेस बन चुका है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। तो ट्रस्ट मी, ये पहली चीज़ थी। चलो काफ़ी बात हो गई उस पर। दूसरा ये है कि कुछ वीडियोस बन रहे हैं, वो कहते हैं कि यूपीएससी 2023 का जो पेपर था दैट वाज इजी। ठीक है, कुछ वीडियो अभी मेरी फीड में आए थे, फिर मैंने एक बंदा है उसका वीडियो देखा मैंने। तो यहाँ पे क्या करता है, ये सोर्सेस के साथ आपको बताते हैं कि ये जो क्वेश्चन था ये तो यहाँ से पूछा गया था, ये तो एनसीईआरटी का जो 11th की एनसीईआरटी है
उसके पेज नंबर 73 में ये आपको मैप दिख रहा है, यहाँ पे ये लोकेशन लिखी हुई है, तो ये रहा, मतलब ये सोर्स है। तो भैया देखो ऐसा है कि पेपर जो है ना, वो पेपर किसी भी एंगल से इजी तो नहीं था, ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। अब मैं कह रहा हूँ तो मतलब देखो, मैंने ना अब तक 3 यूपीएससी की इंटरव्यू दे दिया। इस साल का 2023 का मैंने मेंस लिखा है और फॉरेस्ट का भी लिखा है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है मेरे पास। बाकी CAPF वगैरह ये मैंने क्लियर कर रखा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा है, मैं समझता हूँ चीज़ों को कि पेपर कैसे निकाल सकते हैं, इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, ज़्यादा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं होती। कोई गारंटी नहीं है कि अगर मैं अगले साल बैठूंगा पेपर देने के लिए तो मेरा भी निकलेगा, ठीक है। तो जो भी ये कह रहा है ना कि पेपर ईजी है, सोर्सेज ये है, ये तो हो ही जाएगा, ये प्रश्न तो आपसे बन ही जाना चाहिए था। भैया जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो ना, तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग होती है। एग्ज़ाम हॉल के बाहर पेपर सॉल्व करना, एग्ज़ाम हॉल के अंदर पेपर सॉल्व करना, इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम। अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होता है, प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होता है, टाइम होता है, क्वेश्चंस अगर लाइन से अगर नहीं आ रहे, नहीं समझ आ रहे, तो जो एंग्जाइटी का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद आपको CSAT का भी पेपर देना। इस बार का CSAT का पेपर तो देख ही लिया, मतलब जो बंदा पहले पेपर में बहुत खुश होकर बाहर आया होगा ना कि मेरे 120 नंबर आ रहे हैं, मज़ा आ गया, जब सेकंड पेपर में बैठा होगा CSAT देने के लिए, तो वहाँ पे 66 67 मान लो, 67 लाने के लिए ना मतलब बुरी हालत हो गई थी। जिनकी बहुत अच्छे बंदे थे, उनकी भी, बहुत डिसेंट कॉलेज से पढ़ रखे हैं, मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड है, उनकी भी हालत ख़राब हो गई थी। तो देखो UPSC के जो क्वेश्चंस है ना, अब भैया क्वेश्चन अगर पूछा गया है कोई भी क्वेश्चन, तो उसका कोई ना कोई सोर्स होगा, कहीं तो लिखा ही होगा ना, कहीं तो मिल ही जाएगा। अब आप उस सोर्स को मैप कर लो और कह दो कि ये क्वेश्चन तो हो ही जाना था आपसे क्योंकि ये इस सोर्स से था, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, पेपर में नहीं होता। तो जो भी आपको ये बता रहा है ना कि पेपर वॉज ईजी, इट कुड हैव बिन क्लियर्ड, इट शुड हैव बिन क्लियर्ड बाय एवरीवन, तो नहीं है ऐसा। पेपर डिफ़िकल्ट था, पेपर UPSC के डिफ़िकल्ट ही आते हैं। देखो 2 तरीके होता हैं, एक तो वो बंदा है जिसको आता है पेपर सॉल्व करना, ठीक है, वो अगर आपको कह रहा है कि पेपर आसान है तो वो उसके पर्सपेक्टिव से आसान है, ठीक है। अब जिसकी जो तैयारी है वो पूरी हुई नहीं है, पहली चीज़ शायद सिलेबस पूरा नहीं हुआ, या क्वेश्चंस ढंग से सॉल्व नहीं हो रहे, या फिर अंडरस्टैंडिंग उतनी डेवलप हुई ही नहीं है, तो उनके लिए तो पेपर वैसे ही डिफ़िकल्ट होना। अब ये जो पेपर है इसमें ओवरऑल अब मान के चलो 11,000 बच्चे हैं, 11-12 हज़ार बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करता, तो इतने ही क्लियर करेंगे यार। अब अगर 1 लाख बच्चे भी आप बैठा दो ना, जिनकी इक्वल अंडरस्टैंडिंग है, इक्वल नॉलेज है, इक्वल कॉम्पिटेंस है, इक्वल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, सब कुछ है, फिर भी इतने ही क्लियर करेंगे। तो ये तो नियति का नियम है, इसको कोई बदल नहीं सकता। तो भैया आपकी जो एग्ज़ाम है, आपके अलावा आपको कोई क्लियर नहीं करा सकता। आपको पढ़ना है, सही डायरेक्शन में पढ़ना है। अगर कोई आपको सही डायरेक्शन दे रहा है तो देखो उसके सेशंस, ऑफलाइन है, ऑनलाइन है, कहीं पे भी है, आपका कोई सीनियर है, कोई दोस्त है जिसने ऑलरेडी पेपर मतलब निकाल रखा है और आपको पता है कि इस बंदे को पता है कि कैसे निकालना, तो उसे सुन लो। बट अगर कोई ज़बरदस्ती आपके अंदर डिसिप्लिन थोप रहा है, कोई अगर ये कह रहा है कि आप अगर सुबह 7 बजे नहीं उठ सकते तो आपसे पेपर नहीं निकलेगा, अगर आप दिन के 10 घंटे नहीं दे सकते तो आपसे पेपर नहीं निकलेगा, तो ऐसा नहीं है। पेपर निकालने वाले दिन में 4 घंटे में भी निकाल लेता है, पेपर निकालने वाले दिन में 10 घंटे में भी निकाल लेता है, पेपर निकालने वाले ऑफिस में अपना 10 घंटा देने के बाद, घर आने के बाद, पढ़ने के बाद भी पेपर निकाल लेता। समझ रहे हो, ये ज़रूरी है। तो मतलब ये कुछ सेशंस जो बन रहा है ना अभी, ये तो थोड़े लाइट हेडेड सेशंस ही बन रहा है, इसमें हम कोई स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ डिस्कस नहीं कर रहा, बट ये वाले गाइडेंस वाले वीडियोस भी थोड़े बनना ज़रूरी है
क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है ना कि आपकी फीड में वही वीडियो दिखेंगे कि ओनली 6 months आर लेफ्ट, दिस इज़ द वे दैट यू शुड प्रिपेयर, आई विल गिव यू टाइम टेबल, यू हैव टू प्रिपेयर इन दिस वे, देन यू विल क्लियर द एग्ज़ाम 100%। तो नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की हमारी प्रॉबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, कुछ सेशंस में। अब देखो, कोई भी परीक्षा है ना दुनिया की, उसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें काम करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हो गया रिवीजन। अब रटने की जितनी भी परीक्षाएं हैं ना, जैसे यूपीएससी भी रटने की परीक्षा है, आगे एनालिसिस वगैरह लगता है वो बाद में आता है। पहले अगर आपको फैक्ट याद ही नहीं है तो एनालाइज क्या करोगे। जैसे 2023 में क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब बनाया गया। तो भैया इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि 1833 में बनाया गया। ठीक है, अब आप लॉजिक वॉजिक सब कुछ इसके बाद डालोगे कि भैया 1833 में क्या हुआ था, इस चार्टर एक्ट में किसकी मोनोपोली को ख़त्म किया गया था, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी मोनोपोली को ख़त्म किया गया था। अच्छा, अगर पूरी मोनोपोली को ख़त्म किया गया था तो ईआईसी किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, ईआईसी स्टार्टिंग में कहाँ बनी थी, ईआईसी ने पूरा कंट्रोल अपना बंगाल में लगाया था, इसलिए गवर्नर जनरल बंगाल, मतलब गवर्नर जनरल को स्पेसिफिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाता था। जो भी मद्रास और कलकत्ता था, मद्रास और कलकत्ता नहीं, मद्रास और बॉम्बे, इसको इनिशियली बंगाल के जुरिसडिक्शन के अंदर रखा जाता था। मतलब इनके जो गवर्नर जनरल होते थे दे वर सबऑर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, बट फिर 1833 में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसने चीज़ें चेंज की, उसने जीजीबी को, गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया, और जो ईआईसी थी, ईआईसी की जो पूरी मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो ये तो थी भैया बैकएंड की थ्योरी। अब ये एनालिसिस वगैरह आपने तब लगाया जब आपको ये याद है, 1833 वाला ये याद रखना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये तो चलो एक आसान क्वेश्चन था 2023 का, और आसान भी इसलिए कि आपको पता है। तो हो सकता है यार कन्फ्यूजन हो जाएगी 1813 के चार्टर एक्ट में हुआ था या 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था। बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। जो 2022 में जो क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 के एक्ट में स्टेटमेंट्स वगैरह दे रखी थी कि वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया है या नहीं दिया गया। अब किसी ने स्पेक्ट्रम का वो पन्ना अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हो तो याद होगा कि रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अदरवाइज़ हम रिजर्वेशन की मोटी मोटी चीज़ें क्या पढ़ते हैं। एक तो भैया 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, किनको, मुस्लिम्स को। ठीक है, उसके बाद 1919 में ये सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया गया था। एंग्लो इंडियंस वगैरह मुस्लिम्स तो पहले से थे, सिक्स वगैरह को भी शायद डाल दिया गया था। ठीक है, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसके बाद आपका 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। फिर 1935 में डिप्रेस क्लासेस के लिए अफर्मेटिव एक्शन की बात की गई थी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें ये याद होनी चाहिए। बट जैसे ये फैक्ट है, ये याद होंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो जैसे कि हम क्या डिस्कस करते हैं, कौन सी फंडामेंटल चीज़ें काम करती है भैया। एक तो रिविजन काम करता, रटना काम करता है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शनल्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जब जियोलॉजी का मैंने अभी मेंस लिखा इस बार, ठीक है, मतलब फॉरेस्ट में जियोलॉजी लिया था। जियोलॉजी का जो स्टैंडर्ड टीचर है जो कहीं पढ़ाता है, जो बहुत फेमस कोचिंग है, वो खुद कहता है कि भैया आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका। रटने के अलावा आप किसी तरीके से समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो रिविजन एक फंडामेंटल पॉइंट हो गया, रटना एक फंडामेंटल पॉइंट हो गया। किन तरीके से ये कर सकता है ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, एनालिसिस एक फंडामेंटल पॉइंट हो गया जो आपके मेंस में काम आता है। यूपीएससी की पूरी परीक्षा रटने से नहीं निकलती। जब आप मेंस का पेपर लिखते हैं, जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो दे आर प्योरली बेस्ड ऑन एनालिसिस। बट ये लेयर ऐसे चलती है कि पहले आपके पास इन्फो है, आपने रट रखा है, ठीक है, इसके ऊपर आप आपकी लेयर लगा रहे हो एनालिसिस की। ठीक है, और फिर इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल रहे हो। समझ रहे हो, तो ये था। तो ये दो ट्रेंड थे जो मुझे डिस्कस करने थे। एक तो पहला ट्रस्ट मी वाला, तो मत करो किसी को ट्रस्ट। दूसरा प्रीलिम्स का पेपर आसान था, नहीं भैया नहीं आसान था, किसी भी तरीके से आसान नहीं था। ठीक है, तो चलिए इस वाले वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट वाला बनाएंगे तब देखते हैं हम किस टॉपिक पे बात करनी है। कुछ अगर आपको लगता है किसी बनानी है या फिर ज़रूरी है कोई टॉपिक स्पेसिफिकली डिस्कस करना, तो कमेंट वगैरह कर देना, हम बना लेंगे उस पर। बाकी अब पढ़ाई किस तरीके से करनी है ये सब देखते हैं, अगर हो पाता है तो आगे वीडियोस बनाता है। तो चलिए तब तक के लिए
गुड नाइट, बाय।